वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंगा आप सबका स्वागत करता हूं पार्ट 23 में क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि पार्ट 22 में मैंने बताया था कि कैसे व्हीटस्टोन के द्वारा एक न्यू कंसेप्ट था जो इलेक्ट्रिक सर्किट को आसानी से हम सोल्व करते थे अगर कंबाइन करके उसमें। तो आज हम बेसिकली क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग टाइप्स देखेंगे और उसके पहले कुछ मेंटी सेशन लेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे चुनिंदा जो हमारे लिए जो पिछला जो भी कंसेप्ट मैंने सीखा है उसी पे हम लोग को होगा। तो आज का जो क्लास है वो मेंटी सेशन से कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगा और अगर टाइम लास्ट में बचेगा तो उसमें हम केसीएल के बारे में, केबीएल के बारे में भी एक नया कंसेप्ट है उसके बारे में मैंने डील करूँगा। तो चलिए आज का जो है आज का क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन लुक एट द फिगर हेयर इज दैट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज क्यू है ना। क्यू कहाँ पे हम लोग का वो सेंटर पे दिया हुआ है। अनदर चार्ज दिया हुआ है वो क्या करता है, तुम्हारा ए पे है, बी पे है, सी पे है, डी पे, ई पे, कैरिड आउट फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई लेके कैरिड किया जा रहा है। तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक चार्ज हमारे सेंटर के पास, एक हम लोग का ए के पास है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये बिल्कुल जैसा फिगर में शो हो रहा है कि कम्प्लीटली एक सर्कुलर पाथ है ना। अब इसमें देखते क्या है कि सेंटर से ए के पास जाते हैं, सेंटर के बी के पास जाते हैं, सेंटर के सी के पास, सेंटर से डी के पास या सेंटर से ई के पास जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग क्या होगा, सेम होगा। तो उस केस में हम क्या निकल के आता है कि जितना भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा वो सबका सेम पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल होता है V इक्वल टू वो के क्यू बाई आर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आर वैल्यू तुम्हारा क्या है वो तो फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या क्या कहेंगे कि यहाँ पे जितना भी हमारा दिया हुआ है ऑल आर एट सेम पोटेंशियल। तो सेम पोटेंशियल अगर होता है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो हमको पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो वर्क डन जो बेसिकली हो रहा है ना, जो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी की बात करें यानी कि चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या निकल के आ रहा है, वो तो ए के पास बी के पास कहीं भी जाएंगे तो क्या निकल के आता है, वो हम लोग को सेम आता है। तो सेम आएगा तो क्या होगा, वो उसका डिफरेंस जीरो आ जाएगा, यानी जीरो इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से जो वर्क डन निकल के आएगा वो क्या होगा, जीरो इंटू, यानी कि कोई भी वर्क डन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इसका जो करेक्ट जो आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा कि जीरो अलोंग द ऑल द पाथ। इसका जो आंसर निकल के क्या होगा हम लोग का, जीरो अलोंग ऑल द पाथ। ओके, तो अगर हम ए से बी के पास लेके आते हैं, ए से सी के पास लेके आते हैं, या ए से क्या लेके आते हैं, ए से हम लोग जो है डी के पास लेके आते हैं, ए से ई के पास लेके आते हैं, तो उस केस में क्या देखने को मिलता है, सेंटर से सबका दूरी हम लोग को क्या होगा, वो सेम होने के कारण वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो बेसिकली जीरो निकल के आता है ना। तो वहाँ पे हम देखते हैं क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्क भी हम लोग का जीरो होगा। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन को समझ में आप लोग को आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसमें क्या बता रखा है। इसमें कुछ हम लोग को इस सर्किट को ध्यान से देखने पर पता चलता क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है ए और बी के बीच में। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले हमें इसका नोडल एनालिसिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो वोल्टेज है वो कहाँ पे क्या है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे बी है वोल्टेज, तो यहाँ पे भी कितना होगा हम लोग का, बी ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे एनी रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण यहाँ भी क्या होगा, हम लोग का बी ही निकल के आएगा। ठीक है ना, मैंने बताया था कि अगर किसी भी पाथ में अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है तो जो वोल्टेज होगा वो सेम रहता है। ओके, तो इस केस में यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी ए हम लोग को रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं क्या है कि दो बातें निकल के आता है। क्या निकल के आता है, और इस केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है मान लें कि एक्स अगर है, तो इस केस में जो है बेसिकली क्या होगा, ए जो 10 ओम है और ए 10 ओम है वो क्या होगा, हम लोग का पैरेलल में हो जाएगा। लेट मी चेक। तो पहले जो पैरेलल वाला है इसको दोबारा हम अरेंज कर लेंगे, तो 10 कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं क्या, इसको दोबारा अगर रीअरेंज किया जाए तो क्या कैसे अरेंज होगा हम लोग का, एक तो 10 ए पार्ट हम लोग का रहेगा, तो मैं 10 यहाँ पे लिख दिया हूँ। सेकंड से क्या निकल के इसमें आ रहा है, ये दोनों कंबाइन करके कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा हम लोग का, ये 5 ओम निकल के आएगा। ठीक है, ओके।
उसके बाद क्या होगा, एक पार्ट ये भी बचा हुआ हम लोग का, एक कितना था दिया हुआ हम लोग का, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, 10 ओम हम लोग का दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग का 10 ओम हो जाएगा। ओके, और ये ही हम लोग का क्या है, बी है। ओके, ये हम लोग का पॉइंट बी है, और ये कितना था हम लोग का, ए पॉइंट था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जो करंट अगर निकलता है तो ये तो 10 ओम से भी जाएगा और 5 ओम से भी जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या, अगर ये एक्स है माने थे आप, तो 10 ओम और 5 ओम हम लोग क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और ये जो सीरीज में होगा ये इसके साथ पैरेलल में कंबाइन करेंगे, तो जो फाइनल जो वैल्यू निकल के वो आएगा हम लोग का 1/15, वो पैरेलल में करेंगे तो 1/15, 10 + 5 1/15 डिवाइडेड 1/10 इक्वल टू 1/RP। तो इसी का जो वैल्यू होगा वो हम लोग का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देगा। लेट मी ट्राई, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई कितना होगा हम लोग का 30 एलसीएम हो जाएगा 1/RP। तो यहाँ से जो RP का जो वैल्यू निकल के आएगा एग्जैक्ट 30/5, यानी कि यही जो RP जो पैरेलल में होगा वही हमें इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का वैल्यू देगा, वो 6 ओम होगा। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, सो होप सो कि इसमें आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे ऐसे इस तरीके सर्किट को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। समस्या यहाँ पे क्या आ रहा है, समस्या ये आ रहा है कि अगर वीटस्टोन से भी हम अरेंज करें तो यहाँ पे एक जो है मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे उस तरीके से हम लोग काम नहीं करना है। ठीक है, तो कभी कभी बिना वीटस्टोन के द्वारा लगेगा कि वो वीटस्टोन है, बट यहाँ पे कहीं कहीं पे मिसिंग कुछ रहता है, तो वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो इसको कैसे हम क्या किए, सबसे पहले नोडल एनालिसिस करना कि कहाँ पे वोल्टेज क्या होगा। तो हम लोग क्या देखा कि यहाँ पे एक्स मान लिया, अगर नहीं भी कुछ दिया हुआ है तो हम देखें क्या कि बी यहाँ भी, बी यहाँ भी है। ओके, ये दोनों क्या करेंगे, हम बी के साथ अरेंज कर देंगे, तो एक्स और बी के बीच में दो जो है तुम्हारा रेसिस्टेंस वो पैरेलल में दिख रहा है, तो पैरेलल वाला को फिर से अरेंज करेंगे तो कितना होगा, इसका 5 आ गया। अब ए से एक्स आएगा, फिर तुम्हारा एक्स से बी के पास आएगा, तो ये तुम्हारा 5 में होगा, तो इसलिए मैंने फिर से दोबारा एक यहाँ पे नया डायग्राम बना दिया। तो 10 + 5 यानी कि 15 हो जाएगा, और 15 और 10 जो है बेसिकली क्या है, ए और बी के बीच में पैरेलल अरेंजमेंट किया हुआ, इसलिए मैंने फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगा वो 6 ओम आएगा। तो होप सो कि आपको क्लियरिटी यहाँ पे आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म वायर हमारे पास है, उसका रेसिस्टेंस आर दिया हुआ, यूनिफॉर्मली उसको कंप्रेस किया गया है। ओके, एंड किसके अलोंग कंप्रेस किया गया है, लेंथ के अलोंग कंप्रेस किया गया है। जैसे कि हमारे पास सपोज दैट इस तरीके से हमारे पास एक वायर है। ठीक है, अब इस वायर का जो है लेंथ मान लिया कि एल है स्टार्टिंग में। ठीक है, और मे बी इसका रेडियस आर मान लेते हैं, स्मॉल आर। तो किया क्या, इसको कंप्रेस किया गया, यानी इसको मतलब कंप्रेस करके कब तक कंप्रेस किया गया है, तब तक कि अनटिल इट्स रेडियस बिकम्स n टाइम्स। दैट मीन्स कि अगर इनिशियली जो आर होगा वो फाइनल तुम्हारा आर कितना निकल के आ जाएगा, वो फाइनल निकल के हम लोग को आ जाएगा यहाँ से n × r निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, क्यों निकल के आ जाएगा हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका आर हम लोग का इंक्रीज करेगा। ओके, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग को उसका बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर इस केस में हम देखें क्या कि इनिशियली जो एरिया होगा वो कितना कितना था, πr² इनिशियल एरिया का, सॉरी इनिशियल रेसिस्टेंस का। तो यहाँ से जो फाइनल निकल के आएगा एरिया हम लोग कितना निकल के आएगा, π × r²। तो r फाइनल कितना हमको दिया हुआ है, nr दिया हुआ है, यानी कितना nr का d²। तो एग्जैक्टली जो वैल्यू निकल के आएगा वो n² πr² निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो n² और इनिशियल का जो एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम लोग का जो फाइनल एरिया होगा वो वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए क्या, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि रेसिस्टेंस क्या होगा। तो एक चीज़ बेनिफिट होगा कि हम लोग को एरिया निकालने के बाद रेसिस्टेंस को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इनिशियली जो रेसिस्टेंस था हम लोग का क्या था, रेसिस्टिविटी × इनिशियल लेंथ Li डिवाइडेड बाई फाइनल इनिशियल एरिया, है ना। लेकिन जो फाइनल रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो रेसिस्टिविटी, तो आप किसी भी वायर को इसी का पता होना चाहिए कि अगर बढ़ाते भी है घटाते भी है, दैट मीन्स कि इलोंगेट करते हैं कंप्रेस करते हैं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो रेसिस्टिविटी हम लोग को वही रहेगा। लेकिन जो फाइनल जो हम लोग को निकल के यहाँ पे आएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ Ly फाइनल जो आएगा वो n² के, यानी कि पहले का लेंथ का n डिवाइडेड n² हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे एरिया हम क्या निकाले फाइनल, n², मतलब पहले के एरिया का मतलब n² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ρ × L डिवाइडेड A × n² कितना हो जाएगा 1/n⁴। तो यानी कि ये जो वैल्यू हमको दिया क्या क्या दिया हम लोग का,
ये जो वैल्यू दिया हुआ है पाई एल डिवाइडेड ए, ये हम लोग का इनिशियल वैल्यू था, यानी कि जो फाइनल जो रेसिस्टेंस होगा इनिशियल रेसिस्टेंस के डिवाइडेड बाय एन के पावर 4, है ना। तो दैट इज द वैल्यू मैच विद द, ये जो वैल्यू मैच किससे कर रहा है, बी के साथ कर रहा है, यानी बी इज द फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो कि एक वायर को कैसे कंप्रेस करने के बाद उसके हम लोग रेडियस पे इफेक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स कि स्वाभाविक सी बात है कि उसके एरिया में भी जो निकल के आएगा वो चेंजिंग आएगा, और साथ में उसके लेंथ में भी चेंजिंग हम लोग को आता है। लेंथ में कैसे चेंजिंग आता है किसी भी कंप्रेस करने पे, मैंने पिछले के स्टार्टिंग वीडियो मैंने बताया था कि जब इसमें जिसमें रेसिस्टेंस के बारे में डिबेट किए थे, तो जाके अगर इसमें डाउट अगर लगता है कि लेंथ L/N² कैसे हुआ है, तो एक बार दोबारा जाकर उस वीडियो को वॉच कर लिए तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो होप से उसके बाद जो है आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं रहा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दिस क्वेश्चन द फिगर शो हेयर, एंड इसके बारे में क्या बता रखा है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है ए और डी के बीच में। ए यहाँ है पे डी यहाँ पे हम लोग का है, ठीक है। और सर्किट में क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस का मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और इसके बदले में यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे कि ए का 5 ओम है, बी का 10 ओम है, सी का 15 ओम है, डी का 20 ओम है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है कहाँ से इसको स्टार्ट किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट करने के पहले हम क्या देखेंगे कि हमें पूछा जा रहा है किस टर्मिनल के बीच में, तो ए और डी के बीच में पूछा जा रहा है। तो सपोज दैट कि मान लिया कि यहाँ से करंट इंटर करता है, तो इसमें एक यहाँ से डाइवर्ट होगा, एक इस पार्ट में एक इस पार्ट में जाएगा, और एक जो यहाँ से आएगा वो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं जा पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि इसके आगे तुम्हारा वो ब्लॉक है ना, ऐसा मतलब थिंक करेंगे, क्योंकि इसके आगे हम लोग का दिया हुआ नहीं है। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब यह बात यह है कि जो एक यहाँ से जाएगा हम लोग का, जैसे कि ए से होते हुए 3 ओम से होते हुए जब एक करंट पास किया था, एक इधर पार्ट चला गया था, इस पार्ट में इस पाथ में जैसे ही आएगा वो, तो एक इधर भी जाना चाहेगा बट वो नहीं जा पाया। कारण क्या है कि यहाँ भी वो ब्लॉक किया हुआ है ना, यहाँ भी मतलब जाने का रास्ता उसके नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है इस पार्ट को और A5 ओम को और A5 को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि जो न्यू रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो हम लोग के एक तो 3 ओम स्टार्टिंग का था हम लोग का, 3 ओम नहीं था हम लोग का, 5 ओम हम लोग का होगा सर, ये 5 हम लोग का ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हम लोग का ए पॉइंट है, और यहाँ से हम लोग को क्या है, यहाँ से एक हम लोग का 10 वाला पार्ट रखेंगे, ठीक है, ए वाला पार्ट, और एक ये भी पार्ट रखेंगे, 10 ओम रखेंगे हम लोग का, और एक ए वाला पार्ट हटाना है। यानी कि इस तरीके से हम क्या देखेंगे, ये जो 10 ओम जो है वो रहेगा हम लोग का, और यहाँ से ए भी पार्ट हम लोग को रहेगा, ए वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आगे का रास्ता मतलब ब्लॉक रहेगा, तो उसके इसमें यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि जो रेसिस्टेंस उसको काउंट नहीं करना है। तो अब तो इजी है, अब क्योंकि ये जो यहाँ से करंट निकल रहा है, तो एक पार्ट में यहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, एक फिर से एक यहाँ आएगा, एक पार्ट I1 मान ली कि जा रहा है, तो I अगर यहाँ से आया है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2 में। तो I2 में ये जो है तुम्हारा वो सीरीज में हो जाएगा, और I2 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 और 10 ये तुम्हारा सीरीज में हो जाएगा। तो 10 और 10 ऐड करेंगे तो 20 होगा, यहाँ भी 10 करेंगे 20 होगा। A20 और A20 जो है इसके बीच की मतलब ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पैरेलल में होगा, तो 120 1/20 प्लस 1/20 यानी कि कितना होगा निकल के, इसका जो पूरा यहाँ से यहाँ तक इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो 10 निकल के आएगा हम लोग का, ठीक है। 10 1/10 प्लस 1/10, हाँ ठीक है। तो अब 10 निकल के जब आएगा तो उस केस में जो अब जो अरेंज करेंगे हम लोग को, 10 अब +5 वो सीरीज में आ जाएगा, यानी टोटल जो वैल्यू निकल के आया वो 20 निकल के हम लोग को आएगा। तो होप सो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं लगा होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये जो मैं बताई कहाँ पे कैंसिल आउट करना है, मतलब कि कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद जो है बेसिकली ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग का, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये 10 और 10 हम लोग का क्या ये वाला पार्ट सीरीज में होगा और ये भी सीरीज में होगा। और जैसे ही दोनों कनेक्ट करेंगे 20 + 20 यानी कि 1/20 पैरेलल में अरेंज किया हुआ रहेगा, उसका वैल्यू 10 निकल के आ जाएगा। और ये तुम्हारा फिर से उस 10 को अरेंज करेंगे तो 5 ओम प्लस 10 15 प्लस 5 यानी कि 20, दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो होप सो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा, आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर पता चलता है क्या है कि हमारे पास ये फिगर दे रखा है हम लोग का, यहाँ पे मान लिया पॉइंट हम लोग का x है तुम्हारा और यहाँ पे y है।
X और Y के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो इसको निकालने के लिए तो बहुत सिंपल हमें दिख रहा है कैसे, क्योंकि अगर करंट I यहाँ से अगर जा रहा है तो पहले करंट को ही कंसीडर करेंगे, तो वहाँ से पता चलता है कि अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हम लोग का, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो मतलब जो पार्ट हम लोग का होगा वो सीरीज में होगा, यानी कि जो इसका जो इक्विवेलेंट निकल के कितना आएगा, वो हम लोग को 6 ओम आएगा। ठीक है, इस पाथ के लिए। लेकिन इस पाथ में फिर से जो करंट जाएगा वो क्या होगा, मतलब कि अगर देखा जाए कि ए वाला पार्ट का 6 हुआ, 6 और 3 ओम, ये हम लोग को पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि ये हम लोग का एक्स जैसे कि है, ये हम लोग का 3 ओम है ना, और इसको पॉइंट मान लेते हैं कि कोई पॉइंट हम लोग का यहाँ पे है। इस पॉइंट में दो एक वैल्यू निकल के कितना आएगा, 3 ओम और 3 ओम 6 ओम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखेंगे, ये तुम्हारा बाई पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, कि ये दोनों को आप ऐड कर दिए हो, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो इससे फिर से रेंज होगा, यानी कि वो 3 ओम आएगा। तो 6 ओम और 3 ओम क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो फिर से इसको कंबाइन करते हैं तो कितना निकल के आएगा पैरेलल वाला, वो हम लोग को शायद 2 ओम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या देंगे, एक्स और बाई के बीच में ओनली 3 ओम और 2 ओम जो सीरीज में निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू फाइनली निकल के आएगा वो कितना आएगा, ए निकल के आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकालेंगे, एक बात है ध्यान रखना है कि जो करंट हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे वो जा रहा है। अगर करंट एक ही पाथ में जा रहा है तो वहाँ पे जो सीरीज जितने भी आएंगे वो क्या होगा, वो जितने भी रेसिस्टेंस आएंगे वो सीरीज में होगा, और जो मतलब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो पैरेलल अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो होप सो क्वेश्चन को आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिकनेस लग रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है क्या कि इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा बिटवीन एम और एन के बीच में कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बहुत सिंपल चीज़ है। सपोज अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले नोडल एनालिसिस करना है। ये थोड़ा सा भले ही डायग्राम कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, लेकिन जब भी हम क्या देखेंगे, जैसे ही नोडल एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से फाइंड करना कि कैसे वो अरेंज है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेट मी चेक। जैसे कि यहाँ पे एम है तो यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं यहाँ पे है। ठीक है ना, तो वी कैन से कि यहाँ भी क्या होगा, हम लोग का एम ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे एन अगर वोल्टेज है तो यहाँ भी क्या होगा, निकल के हम लोग का ए बी पॉइंट हम लोग का एन के रूप में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि अगर ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है एम, है ना, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हम लोग का एक पॉइंट मान लेते हैं एन हमारे पास है, सपोज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि एम और एम के बीच में तो कोई नहीं है, एम एन के बीच में कितना है, एक है। तो यानी एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंज कर देंगे ऐसे। ठीक है, एक हो गया। सेकंड चीज आर या एन और एम के बीच में फिर से क्या है, आर दिया हुआ, तो फिर से आप यहाँ पे अरेंज कर लोगे आर आर अगेन, और एम और एन के बीच में आर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना इजी वे से हम यहाँ पे पता चल गया कि वो तीनों जो रेसिस्टेंस है, बस फॉर्म इसका चेंज किया हुआ है, लेकिन सिर्फ क्या है, तीनों वो अरेंजमेंट किया हुआ वो हम लोग का पैरेलल में ही तुम्हारा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या देखें कैसे फाइंड आउट हुआ है जीवे में, क्योंकि नोडल एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, उसी के द्वारा हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे एम क्यों हो रहा है आपको पता होना चाहिए, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे बीच में कोई अगर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा यहाँ पे भी सेम होगा। हालांकि इस वायर में लिटल बिट रेसिस्टेंस होता है, बट उतना मतलब नेगलेक्ट किया जाता है जब हम लोग सोल्व करने जाते हैं किसी प्रॉब्लम को। तो ठीक है, यहाँ जो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगा तीनों वो क्या होगा हम लोग का, वो R/3 आ जाए, क्योंकि वो पैरेलल में है। ठीक है, तो होप सो कि क्वेश्चन आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से हमें पता चलता क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट अगर होगा तो यानी यहाँ पे हम समझे क्या कि वो अर्थिंग के बारे में बता रहा है, यानी कनेक्शन विद द ग्राउंड, कनेक्शन विद ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि एक हमारे पास इस तरीके से 2 पार्ट दिया हुआ है, एक यहाँ पे भी कनेक्शन किया हुआ है, एक यहाँ भी कनेक्शन किया हुआ है, और ग्राउंड के पास अगर यानी अर्थिंग जो होता है वहाँ पे जो वोल्टेज वो कितना माना जाता है, 0 मान के चला जाता है। ठीक है ना, अब तो इस केस में हम क्या देखेंगे, तो ऐसे केस में जो है बेसिकली ये दोनों को हम अरेंज कर लेंगे एक साथ। जब पोटेंशियल हम लोग का सेम होता है 2 पॉइंट पे, उस केस में क्या करेंगे, दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी इसको फिर से हम जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग का एक आर होगा, और यहाँ से ये वाला पार्ट हम लोग का फिर से आर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को अरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ से हम लोग का ए, फिर ये वाला पॉइंट आर यहाँ हो जाएगा, है ना, और यहाँ से एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं इस अर्थिंग को और इस अर्थिंग को, है ना, और फिर से यहाँ पे आर निकल के आएगा, फिर से इसको हम इससे कनेक्ट कर लेंगे। यानी कि निकालना कैसे हम लोग को पड़ेगा, हम लोग को जो निकालना पड़ेगा ये 2 टर्मिनल के बीच में निकालना है, क्योंकि पी एन क्यू तो यहीं पे हम लोग का दिया हुआ है ना, पी एन क्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो है यहाँ पे पी एंड क्यू के बीच में 3 पार्ट है हम लोग का दिया हुआ, एक हम लोग का ए आर है, एक ए आर है, और ये दोनों को सीरीज में कंसिडर किया जाता है, यानी कि आर और टू आर। तो जो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगा वो आर पी, यानी वही हम लोग जो आर पी का वैल्यू निकल के आएगा वही हमें एग्जैक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल है, दिख रहा है आप लोग का। यहाँ भी सेम तुम्हारा क्या है, ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ये कम्प्लीटली इसके साथ कंपेयर करोगे तो भी पैरेलल में ही आएगा। ठीक है, क्या यहाँ से कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो 2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2R, दैट इज द 5/2R वैल्यू होगा 1/RP का। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के हम लोग को आएगा पूरे सर्किट का वो 2R/5, दैट इज द आंसर इज द बी इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो कि आप लोग को यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का जो अलग अलग जो टाइप्स इसमें आता है, कन्फिगरेशन उसका देख के पता चलेगा कि दिया हुआ रहता है थोड़ा सा डिफरेंट वे में, लेकिन हमें क्या करना है उसको फिर से चेंज करना पड़ेगा हल्का सा। तो अंडरस्टैंडिंग एक दो को वहाँ पे डायग्राम लेते हैं तो वहाँ से हमको आइडिया मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और अगले क्लास में जो हम बातें करेंगे वो बेसिकली हम लोग का होगा टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और केसीएल केवीएल के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम हीटिंग लॉ जो होता है वो अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है। और अगर चैनल इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और इस टाइप के वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप गोइंग, कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू।